जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023। आज है साथी 6 जुलाई और 6 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आल शिफ्ट यानी कि सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने वाले हैं। और इसमें आपके लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। साथ ही कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में आने वाले दिनों में आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है आप लोग जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी होती हैं। जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी होती हैं और जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच समस्याओं से बड़ी होती है। तो आपको सबसे पहले तो आपकी सोच को निर्धारित करना है। आपको सोच कर रखना है कि आपको कौन सी परीक्षा देनी है, कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से मेहनत करके तैयारी करते हैं। ठीक है, सफल बनाते हैं। तो कह रहा है कि जीवन में हर दिन नई समस्याएं आती हैं। देखो, जीवन ही एक समस्याओं का संघर्ष है, यानी कि समस्याओं का एक सिस्टम है। कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। जो इन समस्याओं से लड़ता है और इनसे निपटता है, आगे बढ़ता है, वही जीत जाता है। तो जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी होती है। आप लोगों को अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ तैयारी करते रहना है और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। देखते रहिए जीएस हब बाई डीएस सर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। क्या पूछा था? इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसके बारे में। तो बात करेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में। इंदिरा पॉइंट क्या है साथी? याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट को पहले हम पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते थे? पिग्मलियन पॉइंट के नाम से। और यह जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है, कौन सा? जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो आपका उत्तर दक्षिण पूर्व में जो आपका अंडमान निकोबार है, उसी में एक ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप। और इसी द्वीप के अंत में आपका कौन सा? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है अंडमान निकोबार का, इसी में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे हम पहले पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। याद रखेंगे, यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। याद रखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर भारत की सेना रहती है तो सबसे दक्षिणी छोर यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके नाम की बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। पहले कौन था? पिग्मलियन पॉइंट था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे हम साथी पिग्मलियन के अलावा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे अभी पूछा है इंदिरा पॉइंट, हो सकता है पिग्मलियन पॉइंट पूछ ले या फिर पार्सन पॉइंट पूछ ले। इन सभी को आपको याद रखना है, ये इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम है और ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं भारत के छोरों के बारे में, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। यदि बात करेंगे सबसे पूर्वी छोर की, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम किबिथू नाम से जानते हैं। किस नाम से? किबिथू नाम से जानते हैं। और भारत का जो किबिथू पॉइंट है, यहीं पर भारत में पहली बार सूर्य की किरण पड़ती है सुबह सुबह। ठीक है, याद रखेंगे। इसके पश्चात बात करेंगे पश्चिमी छोर के बारे में, तो पश्चिमी छोर का नाम है गौर माता। क्या नाम है? याद रखेंगे, पश्चिमी छोर का नाम गौर माता है और ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? आपको याद रखना है, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सबसे उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी छोर में आपका इंदिरा कॉल का नाम आता है। किसका? याद रखेंगे, जिस प्रकार दक्षिण में सबसे दक्षिणी यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था, उसी प्रकार उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल है। ठीक है, याद रखेंगे। इंदिरा कॉल के बारे में याद रखेंगे, ये उत्तरी पॉइंट है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य भूमि दक्षिण पॉइंट है, इसे साथ ही जानते हैं कैप कैमोरिन नाम से। किस नाम से? कैप कैमोरिन नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। कैप कैमोरिन जो दक्षिण भारत का मुख्य बिंदु है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैप कैमोरिन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कन्याकुमारी में स्थित भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक है, कैप कैमोरिन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर भारत के 5 पॉइंट देखे। पूर्व में देखा तो अरुणाचल प्रदेश में आपका किबिथू, जबकि तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन जो कि दक्षिण में है। और गौर माता की बात की जाए तो पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु है, जो कच्छ के रण में पड़ता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में नुब्रा घाटी में है आपका इंदिरा कॉल, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थे भारत के सारे पॉइंट। इसके अलावा हमने अभी देख चुके हैं किसके बारे में? इंदिरा पॉइंट के बारे में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बात करेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 कब हुई थी? याद रखना है, 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को आपकी पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। याद रखेंगे कि कैसी समाज थी, तो ये एक सुधारवादी समाज थी, जो वंचितों को न्याय दिलाने, यानी कि जिनको न्याय नहीं मिलता था उनको न्याय दिलाने
और जो राजनीतिक शक्ति में, मतलब जो गरीब वर्ग था उनका राजनीतिक शक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो इनको गरीब वर्ग को राजनीतिक जो आपकी शक्ति है उसमें हस्तक्षेप करना और शिक्षा पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। विभिन्न जगहों पर शिक्षा, जैसे गरीब बच्चे शिक्षा के लिए उस समय वंचित रह जाते थे, तो उनमें से आपकी शिक्षा दिलवाती थी, गरीबों को न्याय दिलवाती थी और राजनीतिक में आपका हस्तक्षेप भी करती थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था जिसके लिए ये बनी थी, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था उसके बारे में भी याद रखेंगे। महिलाओं, शूद्रों और दलितों के समर्थन में इनका उत्थान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो गरीब वर्ग था, जो उस समय SC ST वाला वर्ग था, उन लोगों को इनका मुख्य उद्देश्य था कि इन लोगों को ऊपर लाया जाए। यानी कि जो जनरल लोग थे उनका दबदबा रहता था, तो इन्हीं लोगों को ऊपर लाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो याद रखेंगे सत्यशोधक समाज की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समाज है जिनके बारे में आपको याद रखना है, जिनमें से सबसे प्रमुख आती है आपकी ब्रह्म समाज। बात करेंगे ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। इससे पहले ब्रह्म समाज को हम आत्मीय सभा के नाम से जानते थे। किस नाम से? याद रखेंगे, पहले इसको आत्मीय सभा के नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस नाम से? आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी, तो इसी आत्मीय सभा को 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा के बारे में, तो इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसमें मुख्य नाम आता है आपका दादा भाई नौरोजी का, जिनके द्वारा 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा प्रार्थना समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके अलावा आर्य समाज की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन सभी के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था कि पुरुलिया छऊ नृत्य किस देवता को समर्पित है। बात करेंगे पुरुलिया छऊ के बारे में। सबसे पहले तो बात करेंगे छऊ क्या है। छऊ आपने अभी तक पढ़ा होगा कि एक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपने उड़ीसा देखा होगा, कहीं कहीं झारखंड देखा होगा। तो छऊ मुख्य रूप से 3 जगहों पर होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? एक आपका वेस्ट बंगाल में होता है, इसके अतिरिक्त आपका उड़ीसा में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। इसके अलावा आप याद रखेंगे ये कहाँ पर होता है? झारखंड में भी होता है। ठीक है, जो आपका झारखंड का एरिया है यहाँ पर भी होता है, और इनके विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम है। देखो, बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो इसको जानते हैं पुरुलिया छऊ के नाम से। किस नाम से? पुरुलिया छऊ के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पुरुलिया छऊ की बात करें तो पश्चिम बंगाल का एक जिला है पुरुलिया नामक, यहीं पर छऊ नृत्य का क्या हुआ? उद्भव हुआ है, यानी कि उद्गम हुआ है। और प्राचीन संस्कृति और लेखों के अनुसार छऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसको भी याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है मुखौटा या छाया। क्या होता है? मुखौटा अर्थात छाया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही जो आपका छऊ शास्त्रीय नृत्य, ये जो छऊ नृत्य है इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। कैसा? जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कुल मिलाकर 8 हैं, जबकि अर्धशास्त्रीय नृत्य में कौन आता है? आपका छऊ आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धशास्त्रीय नृत्य है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका छऊ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी झारखंड की, तो झारखंड में आपका सरायकेला नामक छऊ के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड का एक जिला है जहाँ जिसे सरायकेला के नाम से जानते हैं, और उसी जिले में सरायकेला छऊ मनाया जाता है। उसी प्रकार ओडिशा में भी आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के नाम पर मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। तो हमने छऊ के 3 प्रकार देखे, जिनमें से आपका पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में, जबकि सरायकेला आपका झारखंड में, और मयूरभंज ओडिशा में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, और या फिर इसे पश्चिम बंगाल का मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एंग्लो नेपाल समझौता किस संधि के दौरान हुआ था। ये ऐसा क्वेश्चन आया था, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो एंग्लो नेपाल समझौता की बात की जाए सर, तो ये आपका जो पहला एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था सन 1814 से 1816 तक। कहाँ थे? 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध चला था, जिनमें गोरखा युद्ध, तत्कालीन नेपाल अधिराज से मतलब है पहले नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। उसी प्रकार वर्तमान में जब जो संघी वहाँ का गणराज्य था, यानी कि नेपाल उस समय 1815 के समय में जो लोकतांत्रिक गणराज्य था, और उसके मध्य तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य क्या हुआ? एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था, जिसे हम गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध के दौरान क्या हुआ? इस युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए नेपालियों के ऊपर से, तो इन्होंने एक संधि की थी। इस संधि का नाम था सुगौली की संधि। क्या नाम था? सुगौली की संधि। और ये आपका एंग्लो नेपाल युद्ध समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकला? सुगौली की संधि निकली। और ये कब हुई थी? तो याद रखना है 1816 में हुई थी। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? नेपाल ने अपना 1/3 भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को दे दिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेपाल का 1/3 भूभाग किसके पास चला गया था? तो ब्रिटिश हुकूमत के पास चला गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एनी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछा था कि एनी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप लोगों को याद रखना है भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव। कौन है? याद रखेंगे, CNR राव को क्या मिला था? एनी पुरस्कार 2020 मिला था।
सर ये क्यों मिला था, किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे इसको ऊर्जा संसाधन का, ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार कहते हैं। किस पुरस्कार को, तो याद रखना एनी पुरस्कार को, ठीक है। एनी पुरस्कार की बात की जाए तो 2020 में CNR राव को दिया गया था। इन्होंने क्या किया था, तो CNR राव एक प्रोफेसर हैं जिनके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार। साथ ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अक्षय ऊर्जा यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसको बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत के लिए क्या किया है, पूरे भारत के लिए इन्होंने हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। किस पर, जो आपकी हाइड्रोजन ऊर्जा होती है इसी ऊर्जा पर काम कर रहे हैं आपके प्रोफेसर CNR राव। इसी कारण इन्हें क्या मिला है, एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और ये ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का क्या है, नोबेल पुरस्कार है। यानी कि जो भी ग्रीन एनर्जी का उपयोग करता है उसको ऐसा पुरस्कार दिया जाता है जो एनी पुरस्कार है, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पुरानी संसद भवन का वास्तुकार कौन था। क्या इस तरह से क्वेश्चन आया था, आप लोग बता सकते हैं। तो बात करेंगे पुरानी संसद भवन के बारे में, तो सर एडविन लुटियंस, क्या नाम है, इनका नाम है सर एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस के द्वारा पुरानी संसद भवन का निर्माण किया गया था। पुरानी संसद भवन की बात की जाए इस तो ये आपकी ब्रिटिश जो आपके वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस, क्या नाम था, एडविन लुटियंस था। और इनके सहायक थे हर्बर्ट बेकर, क्या नाम था, हर्बर्ट बेकर इनके सहायक थे। इनके द्वारा क्या बनाया गया था, यानी कि पूरी की पूरी दिल्ली जो आपकी नई दिल्ली बनी हुई है, कौन सी दिल्ली, जो आपकी नई दिल्ली बनी हुई है ये आपकी पूरी की पूरी एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाई गई है। इनमें नई दिल्ली में क्या क्या आता है, तो आपका राष्ट्रपति भवन आता है, इंडिया गेट आता है, इसके अलावा कनॉट प्लेस आता है। कौन सा, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। लाल किला यहाँ पर नहीं आता है, लाल किला आपका मुगलों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार पूछ ले, इंडिया गेट का वास्तुकार पूछ ले, या कनॉट प्लेस का वास्तुकार पूछ ले, या फिर आपकी पुरानी जो संसद भवन है उसका वास्तुकार पूछ ले, उसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, एडविन लुटियंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एडविन लुटियंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। एडविन लुटियंस के द्वारा दिल्ली का जो हिस्सा है इसे विस्तारित किया गया था, जिसे हम नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। बात करेंगे जीवित कोशिका के बारे में। तो जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के बारे में। किसके बारे में, जैसे आप A.V. लीeuwenhoek के नाम से जानते होंगे, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इंपॉर्टेंट है, इतना ही नाम याद रखना है आपको। A.V. लीeuwenhoek के द्वारा सन 1674 में, कब, सन 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की गई। और इस कोशिका को कैसे खोजा गया था, तो शैवाल स्पेरोगेरा, तो है शैवाल स्पेरोगेरा, ठीक है, ये पहली जीवित कोशिका का नाम था। और जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने देखा था, ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी कि देखा था, तब इन्होंने बताया कि ये एक पहली जीवित कोशिका है, ठीक है। जबकि बात करें पहली कोशिका की बात करें तो पहली कोशिका किसने खोजी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं। पहली कोशिका की बात की जाए सर तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये आपकी एक पेड़ की छाल में खोजी गई थी जो कि मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत कोशिका थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो पहली जीवित कोशिका आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली मृत कोशिका, जबकि जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा 1674 में खोजी गई। जबकि रॉबर्ट हुक ने कब खोजी थी, तो 1665 में खोजी थी। इतना भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले 1 तारीख को भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम क्या है, साक्षरता है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। तो सर्वाधिक यदि लिटरेसी रेट पूछी जाए, क्या पूछी जाए, सर्वाधिक लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर है सर, केरल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे 2011 की जनगणना जो थी ये 15वें क्रम की जनगणना थी। और इस जनगणना का जो नारा था, जो आपकी ये जनगणना थी इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो 15वें क्रम की 2011 की जनगणना थी इसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा अस्पृश्यता के अंत के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करें साथी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो अस्पृश्यता का अंत था, यानी कि छुआछूत का अंत के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम था महाड़ आंदोलन। क्या नाम था, महाड़ सत्याग्रह कह सकते हैं या फिर महाड़ आंदोलन कह सकते हैं। इनके द्वारा, किसके द्वारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जीवन भर दलितों को और शोषितों को उद्धार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और काला राम मंदिर सत्याग्रह से पहले उन्होंने 1927 में, कब, 1927 में महाड़ सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। कौन सा सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह चलाया था। और इस सत्याग्रह को 25 सितंबर 1927 को इन्होंने महाड़ में मनुस्मृति को जलाकर दिया था। यानी कि एक मनुस्मृति पुस्तक है जिसके बारे में कहा गया है
कि उसमें जो दलित हैं, दलित को दलित ही रहना देना चाहिए, इस तरह से कुछ लिखा है उसमें। तो उसी प्रकार 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया और उन्होंने एक नई स्मृति की मांग की जो हिंदू समाज के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी हो सके। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि मनुस्मृति में कुछ सुधार कर दिए जाएँ, ताकि जो निचला वर्ग है मनुस्मृति में कुछ जो वर्ग निर्धारित किए गए हैं उनमें कुछ सभी को एक समान समर्पित कर दिया जाए। ठीक है, तो उसी के लिए इन्होंने क्या चलाया था, महाड़ सत्याग्रह चलाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाड़ सत्याग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा था कि क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि जो क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य है। तो बात करेंगे क्षत्रिय के बारे में, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य असम से संबंधित है। उत्तर पूर्वी जो आपका राज्य असम, इसी से संबंधित है आपका क्षत्रिय नृत्य, जैसे हम क्षत्रिय असमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, 8 जो आपके मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, इन परंपराओं में से एक है कौन, तो क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस नृत्य को असम का शास्त्रीय नृत्य का है और वर्ष 2000 में इसे नृत्य को, जो ये आपका क्षत्रिय नृत्य है, इसे वर्ष 2000 में क्या करा गया था, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल करने का गौरव प्राप्त हुआ था। इससे पहले देखो 2000 से पहले कितने शास्त्रीय नृत्य थे, तो आपके 7 थे, लेकिन 8वां कब बना, 8वां तो आपका 8वां बना था 2000 में। किसके द्वारा, जो आपकी जो साहित्य नाटक अकादमी है इसके द्वारा सन 2000 में आपका क्षत्रिय को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। क्षत्रिय की बात करें तो इनमें से प्रमुख जो कलाकार आते हैं उनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रीमंत जो शंकरदेव हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है श्रीमंत शंकरदेव आपके हो जाएंगे क्षत्रिय से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा था कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो बात करेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। 5 मार्च 1931 आपको डेट याद रखनी है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना था। इसमें इरविन चाहता था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। तो गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ था जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये साथी आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था इस कारण इसे क्या जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से। ठीक है, 5 मार्च 1931 के बारे में याद रखना है। और साथ ही याद रखेंगे इसी समझौते के बाद भगत सिंह, आपको याद रखना है भगत सिंह कौन, आपके माफ़ी चाहेंगे, आपके भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु कौन, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, इनको क्या दे दी गई थी, तो याद रखना है फांसी दे दी गई थी इन तीनों क्रांतिकारियों को। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने इन तीनों की फांसी से समझौता किया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो गांधी इरविन समझौता की बात की जाए 5 मार्च 1931। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। इसके तहत क्या हुआ था, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार घोषित कर दिया था। जो संपत्ति का अधिकार था पहले आपका क्या था, ये आपका पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार। ठीक है, और जब ये मौलिक अधिकार हुआ करता था तो इसके तहत अनंत संपत्ति आप रख सकते थे। ठीक है, यदि बात करें साथी हम 44वें संविधान संशोधन की, तो साथी इस समय किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी, मोरारजी देसाई की सरकार। और मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या, जो आपका पहले अनुच्छेद 31 में था और आर्टिकल 19F, इन दोनों को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 31 और आर्टिकल 19F इन दोनों को समाप्त कर दिया। और इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। और इसी के तहत क्या बन जाता है, आपका संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन जाता है। ठीक है, आप सरकार के अनुसार ही आप संपत्ति रख सकते हैं। इससे पहले आपके पास अनंत संपत्ति हो उसके लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ था इसके दौरान सरकार ने कुछ प्रावधान जोड़े जिसके तहत आपके पास संपत्ति की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और इस वंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर बुक्का ने। ठीक है, और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम था। क्या नाम था, याद रखेंगे। हरिहर और बुक्का के जो पिता थे इनका नाम क्या था, संगम था। इसी कारण इसी पिता के नाम पर इन्होंने क्या बनाया, संगम वंश बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, संगम वंश बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई
तो संगम वंश ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। उसके बाद एक वंश का शासन आता है तुलुव वंश का। किसका? तुलुव वंश का, जिसके बारे में आप विजयनगर के बारे में समझते हैं। जो आपके पंडित तेनाली रामा थे और राजा कृष्णदेव राय थे, वो तुलुव वंश से संबंधित थे। लेकिन जब स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, तब कौन सा वंश था? तो आपका संगम वंश था। ठीक है, याद रखेंगे। जो आपके कृष्णदेव राय थे वो आपके तुलुव वंश से संबंधित थे। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो बात करेंगे, इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। और इस वंश का जो प्रथम शासक था वो हरिहर प्रथम बना था। कौन बना था? हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक बनता है, जिसका शासन 1336 से 1356 तक रहता है। ठीक है, और इसी के साथ विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं कि हम्पी का चित्र किस जो कागज का नोट है उस पर मिलता है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बड़े कारखानों में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया है? तो बात करेंगे ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। साथ ही जो अनुच्छेद 24 है, इसके तहत कहा गया है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम, कौन सा श्रम? जो आपका बाल श्रम है, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस पर किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। इसमें कहा गया है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे, क्योंकि जब आप बड़ी कंपनियों में बच्चे काम करेंगे तो इस दौरान बड़ी कंपनियां उनसे बड़े बड़े वजन उठवाएंगी। हो सकता है उनकी जान माल को खतरा हो जाए। इस कारण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगी। ठीक है, तो याद रखना है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि आप बाल श्रम के अधिकार के विरोध में इनको क्या नहीं दे सकते हैं? नौकरी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों काम करने वाले बच्चों के नियोजन पर रोक लगाने की बात करता है और 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने पर नहीं लगाया जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बात करेंगे फलों के पकाने में, इसमें शामिल है आपका एथिलीन। क्या है? याद रखना है आपको, जो फल पकते हैं उनमें एथिलीन गैस प्रमुख है। कौन सी गैस? एथिलीन गैस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, C2H4। अगर बात करें CH4 की तो ये आपकी मेथेन होता है, जबकि एथिलीन या एथेन की बात करें तो C2H4 इसका फॉर्मूला होता है। और ये एक रंगहीन गैस होती है। कैसी? रंगहीन, जिसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, यानी कि अभिक्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बनाती है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगी तो गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के कारण क्या होता है? फल पक जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और ये उत्पाद फलों को पकाने के लिए सबसे तेज कार्य करता है। अन्य जो उत्पाद होते हैं उनकी जो तुलना होती है तो एथिलीन सबसे तेज आपको क्या बना के देता है? आपको सबसे तेज फल पका के देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, किस बाग का निर्माण मुगलों के द्वारा कराया गया था? इसमें एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे, एक बाग बना था आपका 1528 में। कब बना था सर? 1528 में एक बाग बना था जिसे आराम बाग कहा जाता है। और आराम बाग कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आराम बाग। और इसका मूल जो रूप है वो 1528 में मुगल सम्राट जो बाबर था, देखो बाबर ने जब एक युद्ध जीता था 1528 में, कौन जीता था? आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि 1528 में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध जीता गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे इसके बारे में, बाबर ने जब ये युद्ध जीता था तो इस दौरान क्या बनाया था? आराम बाग बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, इसको भी याद रखना है, जो ताजमहल के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएगा? ताजमहल के उत्तर पूर्व दिशा में जब आप देखेंगे तो ये 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपका आराम बाग। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, जब इसने 1528 में, आप याद रखेंगे कौन सा युद्ध हुआ था? जब इसने चंदेरी का युद्ध जीत लिया था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। ये मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था और इस युद्ध को जीतने के बाद इसने क्या किया था? आराम बाग का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बात करेंगे नर्तकी की मूर्ति के बारे में तो ये साथी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो साथी मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी इसको आप लोग बताएंगे। और नर्तकी की मूर्ति की बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो को कहा जाता है तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी इस दौरान कम से कम 50 से 60 कंकाल मिले थे, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसकी खोज की बात करी जाए तो सर 1922 में इसकी खोज की गई थी। कब हुई थी? 1922 में। 1921 में आपकी हड़प्पा स्थल की खोज होती है। उसके बाद ये किसने की थी? दयाराम साहनी ने। जबकि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, राखलदास बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे, ये नर्तकी की कांस्य की एक मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। माना जाता है कि जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण किया गया होगा। ठीक है,
मोहनजोदड़ो के एक घर से कांस की अन्य कई प्रकार की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो का खजाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो याद रखना है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो साथी जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी, कौन सी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके अनुसार अगर बात की जाए, इस जनगणना के अनुसार आपका सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर थी, ये आपकी थी मुंबई के ठाणे में। कहाँ पर, मुंबई के ठाणे में। लगभग 1 करोड़ जनसंख्या थी यहाँ पर। कितनी, 1,10,54,131 यहाँ के मूल निवासियों की संख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे। अगर ठाणे की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है। देखो ठाणे से एक क्वेश्चन बनता है, जो आपकी पहली ट्रेन थी, कौन थी, जो आपकी पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी आपकी मुंबई से लेकर के ठाणे तक। कहाँ से, याद रखना है, मुंबई से ठाणे तक। और इसने कुल कितनी दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी की थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखते हैं। मुंबई से ठाणे की दूरी 34 किलोमीटर है, और ठाणे मुंबई का भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। इतने ही प्रश्न आज मिल पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास और एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और आप अभी तक हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की निरंतर एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए GS Hub by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल इसी वक्त। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।